explained you about this as the Bohr's model of an atom. And I told you कि बोर के बारे में मॉडल में मैंने बहुत सारी बातें अभी आपको बताई. मैंने आपको ग्राउंड स्टेट बताया, एक्साइटेड स्टेट बताया, कैसे वो लोअर टू हायर अगर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और हायर टू लोअर जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है. बट नाउ ये तो मैंने बोर्स मॉडल आपको पूरा डिटेल में समझाया. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. यूजफुलनेस ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. सबसे पहली बात, the major drawback which was not explained by Rutherford, and he told about the stability. What he told about Bohr ने क्या बताया? Stability of an atom. So the first thing he was able to explain Bohr was stability of an atom. और stability of atom मैंने आपको कैसे बताया? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तब तक लूज नहीं करेगा जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में. और यही मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड मतलब एन इलेक्ट्रॉन हैज अ फिक्स्ड और डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी. तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है. जैसे मैंने आपको बताया कि n is equal to 1, L, n is equal to 2, M, n is equal to 3, n is equal to 4 or something like that. Clear? तो ये बात पहली बात प्रूफ करती है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है. और जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, मतलब ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, लोअर टू हायर, और फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट दैट इज हायर टू लोअर, तब उसकी एनर्जी चेंज होती है, वेरी करती है, डिफर करती है. बट टिल द मोमेंट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है. तो ये प्रूफ करती है. तो ऑन दिस वे बोर was able to explain the stability of an atom. On this way Bohr was able to explain what? He was able to explain the stability of an atom. Second thing is, जैसे मैंने बताया कि Bohr was able to explain the line spectrum of hydrogen. मतलब उन्होंने एक satisfactory explanation दिया about the line spectrum of hydrogen. देखिए Bohr के हिसाब से अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी एमिट करता, ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता. इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी एमिट करता, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता. कब तक? जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में, जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में है. लेकिन जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके समझाया कि जब मैंने इस क्लास में अंधेरा कर दिया था और मेरे हाथ में प्रिज्म था, जब मैंने इस क्लास में अंधेरा कर दिया था और मेरे हाथ में प्रिज्म था, तब वो प्रिज्म आपको दिखाई नहीं दे रहा था. क्यों? आपको वो प्रिज्म इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उस प्रिज्म के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनर्जाइज्ड नहीं थे. एनर्जाइज्ड नहीं था मतलब उसमें एनर्जी का कोई फॉर्म आकर के उससे टकरा नहीं रहा था. पर जब मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करी और उससे फ्लैश मारा और जब वो उसमें आकर के टकराया तो वो एनर्जी सीधा आपकी आंखों तक गई. मतलब तब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट से कहां जा रहा था, ग्राउंड स्टेट. इस क्लियर? तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप इलेक्ट्रॉन को जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे, अगर वो किसी फिक्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और जब तक आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दोगे, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. द इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. Is this clear? Right? और हर जंप में एनर्जी बाहर निकलती है. आप देखिए मैं एनर्जी दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे. हर जंप में क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है. This energy which is coming out, this energy is in the form of photons. The energy coming out is in the form of what you call as photon. और हर फोटोन की अपनी एक डेफिनेट वेवलेंथ और अपनी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है. Every photon has a definite wavelength that is lambda and definite frequency that is nu. So every photon has a definite wavelength and definite frequency. अब frequency अगर मुझको पता करनी है, क्या पता करना है? Frequency of the photon. Frequency of the photon, it depends upon what you call as the energy difference of two energy levels. क्यों दो energy level क्या था? आप देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कौन सी एनर्जी लेवल मान लो मैंने बताया E2 और एक्साइटेड स्टेट में क्या है
E1, ठीक है। तो ये देखिए E2 minus E1 is equal to h nu. What? E2 minus E1 is equal to h nu. और अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी बाहर निकालनी है तो क्या करूंगा? न्यू बाहर निकाला, न्यू इज इक्वल टू E2 minus E1 upon h. तो ये क्या निकल गई बेटा? मेरी फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्लियर? और E1 और E2 क्या है? वन इज द एनर्जी एट हायर लेवल एंड वन इज द एनर्जी एट द लोअर लेवल। व्हाट इज दिस h? दिस h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में तो मैंने आपको बताया, पर वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वेवलेंथ, है ना? क्लियर? कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है? न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वेवलेंथ। व्हाट इज दिस c? दिस c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो c इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, है ना? तो इसी वैल्यू को न्यू की मैं इसमें डाल दूं, तो चलिए डाल के देखते हैं। सिंस न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, as you can see, clear, and here it is equal to what? E2 minus E1 upon h, right? ये अगर इसमें मैंने लैम्डा बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन E2 minus E1। ये चीज सबको याद रखनी है। तो बोर का मॉडल, ये दूसरा यूजफुलनेस था, which was commonly called as the Bohr's model of an atom. Third usefulness Bohr's model का क्या है? Third usefulness ये है कि with the help of Bohr, now we can calculate the hydrogen and hydrogen-like particles. Now we can calculate what? The hydrogen and hydrogen-like particles. Clear? और obviously Rydberg formula तो हम उससे डिटेक्ट कर ही सकते हैं।